Dear students, welcome once again. आज हम जो हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी, देखी थी, तो उसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट थे कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स के अंदर जो अजम्पशंस जो हमने फॉलो की थी, आज हम उन्हीं सभी का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो के अंदर उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, वो वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही हम आज इस वीडियो को समझ सकेंगे कि इस वीडियो के अंदर क्या आपको बताया गया है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला इसके अंदर जो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज ए न्यूट्रल एक्सिस। तो कोई भी बीम, उसके अंदर एक एक्सिस होती है जिसके ऊपर की देयर इज नो स्ट्रेस। और उसका हम क्रॉस सेक्शन काट कर देखें अगर किसी भी बीम का, तो उस बीम का हमें इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है। तो ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर की दोनों तरफ सपोर्ट दिए हुए हैं। तो जब उसके ऊपर लोड लगता है बीम के अंदर, तो बीम के ऊपर लोड लगने से क्या होता है, जो ऊपर वाले जो फाइबर्स हैं वो उसके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है, और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो जाती है। तो जैसे दिखाया गया डायग्राम के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा फाइबर होता है जिसके ऊपर की देयर इज नो स्ट्रेस। तो उस लाइन को, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस न्यूट्रल एक्सिस का, क्योंकि जो हमारी जो बीम्स हैं, जैसे आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर कि जैसे ये बीम है, ये हमारे क्रॉस सेक्शन है। एक हम सिंगली रेनफोर्स बीम का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है। तो इसको बीम का जो डायग्राम है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। देखिए, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर की उसका ये क्रॉस सेक्शन है, सिंगली रेनफोर्स्ड है, क्योंकि इसके अंदर रेनफोर्समेंट हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में प्रोवाइड की है। ये टेंशन जोन है नीचे, ये ऊपर कंप्रेशन जोन है। तो इसके अंदर जो स्टील है, इसकी जो एरिया है, इसको डिफाइन करते हैं एएसटी से, एरिया ऑफ स्टील। और इसका इस स्टील के सेंटर से टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज नोटेड बाय डी, स्मॉल डी। इसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और ये बी है जो इट इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। और ये जो बीम है हमारा, इसके लिए जो हमने पहले बात की थी, जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसका टॉप फाइबर से जो डिस्टेंस होता है, इसको हम एक्स यू से डिनोट करते हैं, एक्स यू। एक्स यू का मतलब यह है कि डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर। इसके साथ साथ इसके अंदर ये दो डायग्राम और दिखाए गए हैं। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। मतलब ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर स्ट्रेन कैसे पैदा होती है। तो जो हमारी पहली एजम्पशन थी, जो आपको पहले बताई गई थी कि जो लिमिट स्टेट मेथड है, उसके अंदर लिमिट स्टेट इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट्स कोलैप्स इन फ्लेक्सर। तो उसके अंदर हमारी स्ट्रेन की जो ये पहली जो एजम्पशन थी कि जो इसके अंदर जो फाइबर्स है हमारे, उसके अंदर जो स्ट्रेन है, इट इज ए यूनिफॉर्म स्ट्रेन। तो जो इसके अंदर उसकी वैल्यू भी आपको बताई गई थी, जो मैक्सिमम वैल्यू कंप्रेशन के अंदर 0.0035 और टेंशन के अंदर इट्स वैल्यू इज लिमिटेड टू 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस 0.02। तो स्टील के अंदर इससे ज्यादा टेंशन कम, स्ट्रेन जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, और कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंक्रीट होती है वो ब्रिटल होती है और उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसकी लिमिट रखी हुई है, इससे कम, इससे ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो, क्योंकि स्टील डक्टिलिटी देती है। इसी तरह से ये स्ट्रेस डायग्राम दिखाया गया है। तो स्ट्रेस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया था कि जो एक्सट्रीम फाइबर है हमारा कंक्रीट का, जो डिजाइन स्ट्रेस है हमारी कंक्रीट के अंदर, इट्स वैल्यू इज 0.45 FCK। तो हमारी वैल्यू तो वैसे जो कंक्रीट के अंदर होती है FCK, क्यूब की वैल्यू होती है FCK, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया, उसको रिड्यूस किया फॉर स्ट्रक्चर। तो उसको स्ट्रक्चर के लिए हमने कन्वर्ट किया 0.67 FCK, और फिर ये डिजाइन के लिए उसको फिर फर्दर हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करके इसकी वैल्यू को हमने निकाल दिया 0.45 FCK। तो कंक्रीट के अंदर
इससे ज्यादा स्ट्रेस इसके अंदर नहीं आ सकती। इसी तरह से जो स्टील थी, तो स्टील के लिए भी हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी थी 0.875 एफ वाई। तो एफ वाई इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, लेकिन उसको हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 से डिवाइड किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.87। तो दोस्तों हम इसके अंदर ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जो ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस है ये कहां पर होनी चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेक्शन, जो कंक्रीट का या जो सेक्शन हमने स्टील इसके अंदर जितना प्रोवाइड किया है, ये कितनी इसकी विड्थ हमने रखी है, कितनी इसकी डेप्थ रखी है, इन सभी चीजों के ऊपर ही किसी भी सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करती है। तो अगर इसके अंदर अगर स्टील की डेप्थ, स्टील का एरिया अगर बढ़ जाएगा तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे की तरफ ज्यादा चली जाएगी। अगर एरिया स्टील का अगर कम होगा तो जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन अगर हमारा सेक्शन अगर बैलेंस सेक्शन होगा, जिसके अंदर की जो सेक्शन के अंदर अगर कंक्रीट और स्टील के अंदर जो स्ट्रेन, जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, इफ दे बोथ रीच साइमल्टेनियसली, तो सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन कहलाता है। तो उस टाइम के अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स जो कंक्रीट के अंदर पैदा होती है और जो टेंसाइल फोर्स जो स्टील में पैदा होती है वो भी बराबर होती है। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर कंप्रेसिव फोर्स, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट एंड रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स इन स्टील इज इक्वल। तो हमें इसकी मदद से ही हमें ये निकालना है कि भी जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई करती है। तो इसके अंदर एक अजम्पशन ये भी थी हमारी कि जो ये हमारी स्ट्रेस होती है कंक्रीट के अंदर, इट इज पैराबोलिक अप टू ए स्ट्रेन ऑफ 0.002, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एंड ये पैराबोलिक रहती है 0.002 तक स्ट्रेन तक, और फिर उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज गो अप टू द 0.0035। ये मैक्सिमम वैल्यू है 0.0035। जो स्ट्रेन है जैसे आप देख रहे हैं बढ़ रही है 0.0035। तो जो लेकिन स्ट्रेन जो स्ट्रेस जो होती है इट इज पैराबोलिक अप टू 0.002। ये हमारी अजम्पशन है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेस की आपको पता ही है 0.45 एफसी की होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है आपने। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्ट्रेस डायग्राम है। तो स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 और स्ट्रेस की वैल्यू 0.45 एफसी की। इसको 0.446 भी कई जगह लिखा होता है 0.446, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.45 एफसी की। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी जो स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 तक इसकी जो वैल्यू है, यहां से यहां तक वैल्यू एक्सयू है। तो इसके अंदर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो हम ये अगर ये निकालना चाहें भी यहां से यहां तक कितना पोर्शन होगा, तो वो उसके अंदर आगे आपको समझाया गया है। तो उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स ले ली। ये जैसे आप दिख रहे हैं आपको, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल। तो इसके अंदर अगर हम इसको सिमिलर ट्रायंगल्स मानकर अगर ये वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्सयू इज इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। इसको मान लिया हमने x1 मान लिया। तो जो x1 की वैल्यू हमारी आ जाती है, जैसे आपको दिखाया गया है, x1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 4/7 xu। तो इसी तरीके से इसमें से बाकी, क्योंकि xu इक्वल टू x1 प्लस x2, तो हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/7 xu। तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रल एक्सिस की, तो हमें न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहां पर लाई करेगी, तो हमने क्या किया, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स। तो जो हमारी जो रिजल्टेंट टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स है वो किसके बराबर होगी, तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, C1 प्लस C2। जैसे आपको पिछला डायग्राम दिखाया गया है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जो ये हमारा जो ये डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। यहां तक ये कर्व है और उसके बाद फिर ये स्ट्रेट है। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ये अलग, इसकी फोर्स अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे। तो इसको हमने C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया। तो जो कंप्रेसिव फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया ऑफ द बीम सेक्शन हम ले लेंगे। इसके अंदर जो हमारा बीम का सेक्शन था जिसकी विड्थ हमें पता है B है,
और इसका जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 3/7 XU। तो यही चीज आपको इसके अंदर दिखाई गई है कि इसके अंदर हमने C1 ले लिया, स्ट्रेस इंटू में एरिया। तो एरिया स्ट्रेस हमें पता है 0.446 FC के इंटू में एरिया V इंटू में 3/7 XU। तो हमारे पास पहला जो C1 था कंप्रेसिव फोर्स, उसका हमारे पास ये कंप्रेसिव फोर्स आ गई C1। इसी तरीके से हम C2 निकाल सकते हैं। तो C2 इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू में एरिया ऑफ द कर्व पोर्शन। तो स्ट्रेस तो वही है 0.446 इंटू में B इंटू में 2/3। अब आप देखिए कि इसके अंदर जब हम इसका एरिया निकालेंगे, इस पोर्शन का, कर्व पोर्शन का एरिया निकालेंगे, तो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 2/3। अब इसके अंदर 2/3 ले लेंगे, विड्थ वही है, और ये जो डेप्थ है हमारी, ये वाली यहां से यहां तक, ये हमें पता है 3/7 XU है। तो हमने इसका 2/3 करके इसका एरिया निकाल दिया, तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। तो C2 इज इक्वल टू 0.446 FCK इंटू में B इंटू में 2/3, क्योंकि ये कर्व है, इंटू में 4/7 XU। तो हमारे पास ये इन दोनों को हमने टोटल जोड़ दिया, C इज इक्वल टू C1 प्लस T2। तो ये हम इसके अंदर कुछ कॉमन निकाल कर, ये सब कॉमन है, इन सभी को, ये B कॉमन है, ये बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। तो ये हमारी टोटल कंप्रेसिव फोर्स है एंड इट एक्ट्स एट इट्स CG। तो ये आपको दिखाया गया, इसकी CG यहां पर लाई करती है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हमने कह दिया 0.36 FCK B इंटू XU। यहां पर हमारी कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हुई है। इसी तरीके से हम टेंसाइल फोर्स निकाल सकते हैं। तो टेंसाइल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का भी वही तरीका है, एरिया ऑफ द स्टील और स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको पता है कि इसके अंदर हम लेते हैं 0.87 FY, और ये जो स्ट्रेस है इट विल एक्ट एट इट्स सेंटर। जो स्टील है हमारा इसके सेंटर पे लाई करेगी, तो इसीलिए इसका जो टेंसाइल फोर्स हमारी बन जाएगी 0.87 FY इंटू AST, एरिया इंटू में स्ट्रेस। तो जब हमारा जो इक्विलिब्रियम में होगा सेक्शन, तो ये टोटल टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, जो आपको दिखाया गया है C इज इक्वल टू T। तो हम दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास XU की वैल्यू आ गई। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक वैल्यू है कि अगर हमारे पास कोई भी सेक्शन है, उसके अंदर अगर हमें एरिया ऑफ स्टील पता हो, उसकी विड्थ पता हो, उसकी डेप्थ पता हो, इफेक्टिव डेप्थ पता हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई जो उसके अंदर उसकी न्यूट्रल एक्सिस कहां पर लाई करेगी, XU की वैल्यू कहां पर लाई करेगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हैं, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। लेकिन दोस्तों जैसे अभी हमने बात की थी कि जो सेक्शन है हमारा, इसके अंदर हमने लिमिटेशंस की हुई है कि जो स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट, जो स्ट्रेन जो है वो कंक्रीट के अंदर 0.0035 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर से ज्यादा हो जाएगी तो वो सेक्शन हमारा ब्रिटल हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। और स्टील के अंदर इससे जो वैल्यू दिखाई गई थी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू दिखाई गई थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी XU की वैल्यू है, इसकी भी एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा हम XU की वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, भाई मैक्सिमम XU की वैल्यू निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अंदर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन फेलियर इज ए ब्रिटल फेलियर। अगर हमारा कंप्रेशन फेलियर होगा तो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज लिमिटेड टू एंश्योर दैट टेंसाइल स्ट्रेस विल रीच इट्स यील्ड स्ट्रेस बिफोर कंक्रीट फेलिंग कंप्रेशन, thus a brittle failure is avoided। तो हम ये चाहते हैं इससे पहले स्टील के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाए। तो उसके लिए फिर हम ये निकालते हैं भाई जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस हमारी डेप्थ किसके बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इस डायग्राम की मदद ली है। तो इसके अंदर हमने कहा कि भाई जो हमारी दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल है और एक नीचे वाली ट्रायंगल है। तो इसका हम कह सकते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई XU इज इक्वल टू 0.875 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई
डी माइनस एक्स यू, ये डी हमारे पास यहां तक टोटल है और ये एक्स यू यहां तक ऊपर है, तो ये नीचे यहां तक हमारे पास क्या बच गया, डी माइनस एक्स यू। तो इन दोनों को हमने रीअरेंज करके ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि ये एक्स यू मैक्सिमम को हमने एक्सएम कह दिया। एक्सएम का मतलब एक्स यू मैक्सिमम, एक्सएम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्सएम इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई दिस। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू एक इसको रीअरेंज किया, इसको पूरा इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्सएम डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस प्लस 0.0055। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस डी को इधर ले जाएं तो हमारे पास सिर्फ इसके अंदर जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू है एफ वाई। तो अगर हम एफ वाई की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हम एक्स यू की एक्सएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम एक्सएम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर ये कैलकुलेट किया है। अगर हम एफ वाई को 250 अगर मान लें, माइल स्टील मान लें, तो उसके हिसाब से अगर हम इसके अंदर सभी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एक्सएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी आ जाती है, डी कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एक्सएम इज इक्वल टू 0.53 डी। तो हमने इसके अंदर से एफ, इसके अंदर से अगर हम ऐसे इस तरह से उनको चेंज करते हैं, अगर एफ वाई की वैल्यू 250 लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, 415 लेते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारी न्यूट्रल एक्सिस की। जो एक्स यू है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और वो जो हमने निकाला था, जो पीछे जो फार्मूला, जो इक्वेशन आपको बताई थी, ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स यू की, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एक्चुअल हमारी वैल्यू कितनी है। ये जो सेक्शन है हमारा, जो सेक्शन जिसके अंदर जो हमने बी डी ए एस टी रखा है, उसके हिसाब से हमारी एक्स यू की वैल्यू इतनी आती है, लेकिन उस सेक्शन के अंदर हमारी न्यूट्रल एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हमने इस इक्वेशन से, इस फार्मूले से ये वैल्यू निकाली। तो ये हम आगे आपको बताएंगे भी इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आपको ये पता होना चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और एक्चुअल में कितनी है वो आपको पता लग गई है। तो अब हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या होता है? इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्योंकि ये जो सेक्शन है हमारा, इसके अंदर एक तरफ कंप्रेसिव फोर्स सेट कर रही है, एक तरफ टेंसाइल फोर्स सेट कर रही है, तो इट मेक्स ए कपल, एक कपल बन जाता है। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो हमारा जो कंप्रेसिव ब्लॉक है, तो अब आप देख सकते हैं नीचे वाला पोर्शन कर्व है, ऊपर वाला पोर्शन रेक्टेंगल है। अगर पूरा का पूरा पोर्शन अगर हमारा रेक्टेंगल होता तो इसकी सीधी सेंटर पे लाई करती, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक रेक्टेंगल है, नीचे वाला कर्व है, तो हमने इन दोनों की इसकी सीजी कैलकुलेट की। तो हमने देखा कि जो उसकी सीजी आती है, इट कम्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.42 XU। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स है, इट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.42 XU, और जो टेंसाइल फोर्स है, इट एक्ट एट इट्स सेंटर। तो हम इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें, इसको कि हम लीवर आर्म बोलते हैं, तो दिस लीवर आर्म कम्स आउट टू बी इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। तो ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे लीवर आर्म का, इसके सेक्शन का, जो भी हमारा सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि जब हम किसी बीम के ऊपर अगर लोड अप्लाई करते हैं, तो उस लोड को हमारा सेक्शन रेसिस्ट करता है। तो जो रेसिस्ट करता है, तो जो रेसिस्टेंस बनेगा, उसका जो रेसिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो हमारा अगर जो सेक्शन अगर बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब ये है कि जिस सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन आपको बताई गई है कि कंक्रीट के अंदर और स्टील के अंदर, इफ दे रीच टू देयर मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली अगर दोनों के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो एकदम इकट्ठी पहुंच जाए, तो वो सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन कहलाता है। तो हम किसी भी सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एम यू इज इक्वल टू सी इंटू जेड। तो जेड भी आपने निकाला लीवर आर्म, सी कंप्रेसिव फोर्स है कि टी टेंसाइल फोर्स है। तो अगर हम कंक्रीट की फोर्थ टर्म में अगर निकालना चाहें तो हमने कंप्रेसिव फोर्स निकाल रखी है, पहले निकाली थी वैल्यू, ये हमारी कंप्रेसिव फोर्स है और ये लीवर आर्म है, इसको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास मूवमेंट और रेसिस्टेंस आ जाता है बीम का इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। या अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टील निकालना चाहें तो जो स्टील के लिए हमारे पास ये टेंसाइल फोर्स है और ये उसका लीवर आर्म है, तो इस तरीके से हम स्टील के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा सेक्शन अगर बैलेंस सेक्शन होता है तो बैलेंस सेक्शन के लिए ये जो वैल्यू आती है ये बराबर होंगी दोनों, एम यू इन कंक्रीट और एम यू इन स्टील ये दोनों बराबर होंगी अगर हमारा सेक्शन है बैलेंस। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि भी क्योंकि हमने अलग अलग स्टील हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमने अगर सिर्फ उतना ही स्टील इस्तेमाल किया है जितना कि एक बैलेंस सेक्शन के लिए होना चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर अगर स्टील को अगर कम ज्यादा कर देते हैं तो फिर ये वैल्यू जो है वो सेक्शन जो है हमारा वो फिर अलग हिसाब से फेल होता है। तो उसके लिए फिर हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली है। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जो कंक्रीट जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर मैक्सिमम उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना हो सकता है, उसको एमयू लिमिटिंग बोलते हैं। तो एमयू लिमिटिंग निकालने के लिए उसके अंदर जो हमने न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट की थी तो उसके लिए वो भी हमें उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्सिमम, तो उससे हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मिल जाएगा, उसको एमयू लिमिटिंग से भी हम डिनोट करते हैं। तो एमयू लिमिटिंग निकालने के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास कंक्रीट का, उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्सिमम पुट कर दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई। तो अब इसके अंदर भी इसको एक जनरलाइज कर सकते हैं इस फार्मूले को हम। तो जनरलाइज करने के लिए हम आप देख सकते हैं इसके अंदर के जो वेरिएबल है हमारे पास वो एफ सी की है एक तो, और एक हमारे पास स्टील ग्रेड है। तो क्योंकि जो एक्सयू की वैल्यू है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टील ग्रेड, क्योंकि आपको पता है जो एक्सयू मैक्सिमम से पहले आपको इक्वेशन में बताया गया था, ये अगर हमारे पास एफ 250 हो तो हमारी एक्सयू की वैल्यू 0.53 डी रहती है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया। ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूले हैं, जर्नल फार्मूला। और अगर इसके अंदर अगर हम एफसी के वैल्यू को भी अगर बदल दें अलग अलग ग्रेड के लिए, M20, 25, 30 के लिए, तो ये हमारे पास ये अलग से फार्मूले बन जाते हैं। ये सभी फार्मूले हमें जो हमारे पास कोड है उसमें दिए गए हैं, उससे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में निकाल दिया मैक्सिमम हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस लिमिटिंग कितना हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जो हमारे पास जो सेक्शंस हैं, तो उसके अंदर सेक्शंस का जो फेल होने का क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर स्ट्रेन जो है वो किसके अंदर पहले पहुंचती है। मैक्सिमम स्ट्रेन क्राइटेरिया हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए फेलियर क्राइटेरिया फॉर आरसीसी मेंबर्स। A RCC member is considered to have failed when the strain in concrete in extreme compression fiber reaches its ultimate value 0.0035. At this stage of failure, the actual strain in the steel shall not be less than 0.087 Fy divided by ES plus 0.002. तो हमारा जो फेलियर का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है कि भाई किसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचती है। तो अगर दोनों सेक्शंस के अंदर कंक्रीट में और स्टील में अगर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू अगर साइमल्टेनियसली पहुंच जाती है, एकदम से अगर दोनों में पहुंच जाए, तो उस सेक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। वो हमारा बैलेंस सेक्शन कहलाता है। तो देखिए जैसे ये दिखाया गया है आपको कि इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सयू मैक्सिमम और ये एक्सयू जो भी पहले आपको बताया था कि अगर हम एक नॉर्मल सेक्शन लेते हैं उसकी अगर ये AST, BD सब ये हमें पता हो, ग्रेड ऑफ स्टील पता हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता हो, तो हम एक्सयू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर उसकी एक्सयू की वैल्यू और एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू जो आपको बताई गई थी कि जो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है, अगर वो दोनों हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर वो दोनों बराबर आ जाए, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन है हमारा इट इज ए बैलेंस्ड सेक्शन।
वो हमारा सेक्शन बैलेंस्ड है। तो उस बैलेंस सेक्शन के लिए हम उसका जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे बताया मैंने आपको कि चाहे सी से लें, कंप्रेसिव फोर्स से लें या टेंसाइल फोर्स से लें, किसी से भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी, क्योंकि इस केस के अंदर हमारा जो सेक्शन है वो बैलेंस्ड है और उसके अंदर जो स्ट्रेन जो होता है वो बराबर होता है। लिखा है द सेक्शन इन विच टेंसाइल steel reaches the yield strain simultaneously as the concrete reaches the failure strain 0.0035। तो इस तरीके से जो सेक्शन है हमारा वो बैलेंस सेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम सेक्शन के अंदर अगर स्टील कम डाल दें, जैसे आपको दिखाया गया है दूसरा सेक्शन हमारा, अगर उसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अगर सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स है मतलब कम स्टील इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन है हमारा वो स्टील में फेल पहले होगा, कंक्रीट में बाद में होगा। तो इसीलिए जो स्ट्रेन होगी मैक्सिमम वो स्टील में पहले पहुंच जाएगी और कंक्रीट में बाद में आएगी। तो उस तरह का जो सेक्शन होता है उस तरह के सेक्शन को हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो एक्सयू मैक्सिमम है इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये जो एक्सयू सेक्शन की है वो कम है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहां से डिफरेंस दिखाया गया है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिर ये दिखाया गया एक्सयू इज लेस देन एक्सयू मैक्सिमम। तो इसके अंदर जो सेक्शन हमारा होगा उसके अंदर जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो स्टील का कम होगा और कंक्रीट का ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेक्शन हमारा स्टील में पहले फेल होने जा रहा है। लेकिन हम इस तरह के सेक्शंस को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें एनफ टाइम मिल जाता है ये चेक करने के लिए, ये एस्केप करने के लिए, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि जो सेक्शन हमारा फेल हो रहा है। क्योंकि जो कंक्रीट तो होती है इट इज ए ब्रिटल मटेरियल और स्टील होता है इट इज ए डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टिलिटी की वजह से हमें एनफ टाइम मिल जाता है एस्केप करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हम हमेशा ही अंडर रेनफोर्स सेक्शन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो तीसरा हमारा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो इसके अंदर हमने क्या किया, स्टील ज्यादा डाल दिया। तो स्टील ज्यादा डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सयू की वैल्यू आई इट इज मोर देन एक्सयू मैक्सिमम। जो नॉर्मल जो सेक्शन जो हमने सबसे पहले आपको बताया था एक्सयू की कैलकुलेट की थी, तो अगर उस फार्मूले में से हम एक्सयू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमें एक्सयू मैक्सिमम से ज्यादा मिलेगी। एक्सयू मैक्सिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट स्टील पर डिपेंड करता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि एक्सयू मैक्सिमम की वैल्यू कम रहेगी और एक्सयू की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस तरह का जो सेक्शन होगा हम इसी से पता लग जाएगा कि जो एक्सयू की वैल्यू है वो एक्सयू मैक्सिमम से ज्यादा है, तो हमारा सेक्शन जो है इट इज ए ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो इसका मतलब यह है कि स्टील के अंदर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो कम मतलब बाद में आएगी और वो कंक्रीट में पहले पहुंच जाएगी। 0.0035 जो कंक्रीट का जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो पहले पहुंच जाएगी और स्टील के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन बाद में आएगी। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा सेक्शन कंक्रीट में पहले फेल हो जाएगा और वो स्टील में बाद में फेल होगा। तो इस तरह का जो सेक्शन जो फेलियर होता है ब्रिटल फेलियर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंक्रीट है इट इज ए ब्रिटल मटेरियल। तो सेक्शन हमारा एकदम से फेल हो जाएगा और एकदम से फेल होते ही इसके अंदर इट विल नॉट गिव अस द वार्निंग टाइम। तो वार्निंग टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम हमेशा ही ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हमेशा ही अवॉइड करते हैं हम कभी भी। और ये लिमिट स्टेट मेथड की ये इसी वजह से हम लिमिट स्टेट मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सयू जो हमारे पास आया था सेक्शन का उसकी वैल्यू को लिमिट कर देते हैं। किससे ले लेते हैं? जो एक्सयू मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसके बराबर उसको ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर दिखाया एक्सयू इज मोर देन एक्सयू मैक्सिमम, तो लेकिन जब हम उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उसके अंदर एक्सयू शुड नॉट एक्सीड एक्सयू मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सयू की वैल्यू जो एक्सयू मैक्सिमम आया है वही वैल्यू लेकर फिर हम उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एक्सयू मैक्सिमम। तो इसके अंदर जो लिमिटिंग जो हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, जो कि हमने पहले जो आपको बताया था
लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना, वो हमारे पास उसकी वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो आज का जो हमारा वीडियो है, ये इसके अंदर हमने आज कुछ फार्मूलाज ड्राइव की है, जिसके अंदर की हमने न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट की, विच डिपेंड्स ऑन द सेक्शन बी डी, और उसके अंदर एरिया ऑफ स्टील, और उसके अंदर बाकी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है या ग्रेड ऑफ स्टील है उन पर डिपेंड करता है। उससे एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसके बाद एक्स यू मैक्सिमम निकालते हैं, जो कि सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो उन दोनों से कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन करने से हम ये देख सकते हैं कि जो सेक्शन है हमारा बैलेंस सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो फिर उस सेक्शन के हिसाब से फिर हम उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताया गया है कि भाई अगर सेक्शन हमारा बैलेंस्ड है तो उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कंक्रीट का या स्टील का, उसके अंदर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हमारा सेक्शन अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उसके लिए फिर हम जो रेसिस्टेंस जो है स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मान लिया हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो फिर उसका जो रेसिस्टेंस कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको इसके अंदर ब्रीफ करके बताया है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर जो सेक्शन है हमारा, ये आपको आज बताया वीडियो, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बहुत ध्यान से इसके सारे फार्मूले इनको याद करिए, समझने की कोशिश करिए, और बाकी आपको ये फार्मूले सभी के सभी जो हमारा कोड है उसमें भी दिए गए हैं। लेकिन खाली फार्मूले से कुछ फायदा नहीं है, हमें इनको समझना भी हमने कैसे ड्राइव किए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको अपने मित्रों को इसको शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।